नमस्ते दोस्तों, आज हम स्क्विड गेम के पूरे पहले और दूसरे सीजन की व्याख्या करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुख्य पात्र जीवन जिंदगी में हारा हुआ है और बैंक में उसका बहुत सारा कर्ज है। उसकी एक बेटी है, लेकिन उसकी पत्नी उसे और उसकी बेटी को छोड़कर बहुत पहले किसी और के साथ चली गई। वो खुद अपनी माँ के साथ गरीबी में रहता है और अपनी सारी बचत सट्टेबाजी में खर्च करता है। एक समय जीवन आखिरकार काफी बड़ी रकम जीतता है, लेकिन एक चोर उसे चुरा लेता है और स्थानीय गुंडे उससे कर्ज वापस करने की मांग करते हैं। घर लौटते वक्त जीवन को सबवे में एक अच्छे कपड़ों वाला आदमी मिलता है जो उसे बच्चों का खेल खेलने की पेशकश करता है। वो आदमी हर जीत पर जीवन को 1 लाख देता है, लेकिन हर हार पर उसे कलाई पर थप्पड़ पड़ता है। इस तरह जीवन को कई बार चेहरे पर थप्पड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बार जीतता है। इसके बाद वो आदमी उसे एक और खेल खेलने की पेशकश करता है और उसे एक बिजनेस कार्ड देता है जिस पर एक फोन नंबर लिखा है। उस नंबर पर कॉल करने के बाद जीवन किसी खेल में हिस्सा लेने को राजी हो जाता है। एक कार उसे लेने आती है जिसमें उसे सुला दिया जाता है। जब जीवन एक बड़े कमरे में जागता है, उसे पता चलता है कि खेल में 456 लोग हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी ओ इल्नाम मिलता है जिसे ब्रेन कैंसर है। वो खिलाड़ियों डेक्सी, जो एक तरह का गुंडा है, और बायो, जो चोर है और जिसने पहले जीवन से पैसे चुराए, के बीच लड़ाई में भी पड़ता है। उनकी बातचीत को लाल जंपसूट पहने नकाबपोश लोग रोकते हैं। वो उन्हें आने वाली प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं। उनके पास 6 खेल पूरे करने हैं और हर खेल के बाद उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे जो आखिरकार अरबों में नापे जाएंगे। सभी प्रतियोगियों को अब जाने का मौका दिया जाता है। क्योंकि कोई नहीं जाता, वो खेल के नियम बताते हैं जिनके सिर्फ 3 नियम हैं। उस समय से कोई खिलाड़ी खेल छोड़ नहीं सकता। मना करने पर खिलाड़ी को खत्म कर दिया जाएगा और बहुमत के फैसले से खेल किसी भी समय रोके जा सकते हैं। मैं आपको इन नकाबपोश लोगों की श्रेणी के बारे में भी बताता हूँ। सबसे जरूरी है काले कपड़ों वाला आदमी, वो लीडर है। इसके बाद चौरस नकाब वाले, ये सुपरवाइजर है और सिर्फ इन्हें बोलने की इजाजत है। त्रिकोण नकाब वाले आसान भाषा में गार्ड और सजा देने वाले हैं, और गोल नकाब वाले सेवक हैं। इन्हें एक दूसरे का चेहरा दिखाने की मनाही है और इस नियम को तोड़ने पर उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। प्रतियोगी पहले चुनौती के लिए जाते हैं जहां उन्हें एक बच्चों का खेल खेलना है। आसान भाषा में, जब हॉल के अंत में गुड़िया पीठ फेर कर गाना गाती है, लोग चल सकते हैं। जब वो मुड़ती है, सबको रुकना होगा। जो तय समय में गुड़िया तक पहुंचता है, वो आगे जाता है। प्रतियोगियों को नहीं पता कि इस खेल में खत्म होने का मतलब तुरंत मौत है। लोग घबराने लगते हैं और आधे से ज्यादा तुरंत मर जाते हैं। चुनौती के दौरान गीहून अपने पुराने सहपाठी संगवू से मिलता है जो उसे जीतने की रणनीति बताता है, और नाजुक पल में गीहून को एक लड़का एली बचाता है। बचे प्रतियोगी रहने के कमरे में लौटते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि हर मरने वाले प्रतियोगी के लिए 100 मिलियन पूल में गिरेंगे। इसका मतलब है कि विजेता को 45 अरब मिलेंगे। मौत के डर से ज्यादातर प्रतियोगी प्रतियोगिता छोड़ना चाहते हैं और वोटिंग के बाद सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आयोजक उन्हें बताते हैं कि अगले दिन एक और वोटिंग होगी और अगर वो वापस आना चाहें तो खेल जारी रहेगा। वो अपनी दयनीय जिंदगी में लौट जाते हैं। लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने शायद अपनी जिंदगी सुधारने का एकमात्र मौका गंवा दिया और वो खेल में वापस आने के लिए वोट करते हैं। जब गीहून आजाद था, वो डर के मारे पुलिस के पास जाता है और एक जासूस को उसकी कहानी में दिलचस्पी हो जाती है। उसका भाई कुछ साल पहले गायब हो गया था और उसे अपने घर में वैसा ही बिजनेस कार्ड मिला। जासूस गीहून का पीछा करता है, एक नाव पर चुपके से चढ़ता है, एक कर्मचारी को मारता है और उसकी पोशाक पहनकर खेल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। हमें यह भी पता चलता है कि गीहून की मां को अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला क्योंकि गीहून ने एक बार उसके सारे पैसे खर्च कर दिए थे। प्रतियोगी छात्रावास में लौटते हैं जहां हमें एक और परेशान करने वाली औरत मीनो से मिलवाया जाता है। वो जल्दी ही गुंडे डिऑक्सी पर डोरे डालने लगती है और उसके साथ मिल जाती है। गीहून भी पहले खेल में अपने उद्धारक आली, बूढ़े ओ इल्नाम, चोर सेव्यॉक और अपने पुराने दोस्त संगवू के साथ मिलता है। संगवू अनुमान लगाता है कि अगला खेल क्या होगा, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं बताता। नया प्रतियोगिता है एक कैरमल प्लेट पर सुई से आकृति को सावधानी से काटना। कुछ को आकृति में ज्यादा भाग्य मिलता है, कुछ को कम, लेकिन अगर वो नाकाम रहे तो उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। बेशक ढेर सारे खिलाड़ी मर जाते हैं, लेकिन सारे मुख्य पात्र टेस्ट पास कर लेते हैं। गीहून पास करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि प्लेट को दूसरी तरफ से चाटना मुमकिन है। बचे प्रतियोगी रहने के कमरे में लौटते हैं और आयोजक संकेत देते हैं कि उन्हें चुनौतियों के बाहर एक दूसरे को मारने की मनाही नहीं, इससे इनाम की रकम बढ़ जाएगी। रात में एक बड़ी झड़प शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ओ इल्नाम के हिंसा रोकने की गुजारिश के बाद गार्ड रहने के कमरे में घुसते हैं और बताते हैं कि नई चुनौती का समय है। प्रतियोगियों को 10 की टीमें बनाने को कहा जाता है, लेकिन उन्हें नहीं बताया जाता कि किस लिए। मुख्य पात्रों की टीम में ज्यादा औरतें हैं और परेशान करने वाली मीनो भी उनके साथ जुड़ती है क्योंकि डिऑक्सी उसे छोड़ देता है। उनके लिए दुर्भाग्य से अगली चुनौती रस्साकशी है और अगर टीम हारी तो वो बड़ी ऊंचाई से गिरकर मर जाते हैं। लेकिन बूढ़ा इल्नाम मुख्य पात्रों को जीतने की रणनीति बताता है और वो बच जाते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि इस संगठन में कई लोग चुपके से खिलाड़ियों के शवों को काटते हैं, उनके अंग निकालते हैं और काले बाजार में बेचते हैं। डिऑक्सी के गिरोह में शामिल खिलाड़ी उनकी अंग निकालने में मदद करता है और बदले में वो उसे अगली चुनौती के बारे में बताते हैं। संयोग से जासूस यहाँ आने के लिए इनमें से एक को मारता है और वीआईपीज के लिए गुप्त रास्ते के बारे में पता लगाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। चूंकि वो हर समय नकाब में रहते हैं, किसी को नहीं पता कि उनका दोस्त बदल गया है। जासूस इस रास्ते का इस्तेमाल मेजबान के कक्ष में जाने के लिए करता है और पता चलता है कि ये खेल 30 साल से चल रहा है और उसका भाई 2015 में प्रतियोगिता जीता था। इधर आयोजक अंग चुराने वालों को मार देते हैं और पता लगाते हैं कि जासूस घुस आया है। जब चौथी चुनौती का समय आता है, प्रतियोगियों को फिर से जोड़े बनाने को कहा जाता है बिना ये बताए कि कौन सा खेल खेलेंगे।
ये सोचकर कि वो टीमों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, मुख्य पात्र दोस्तों के साथ जोड़े बनाते हैं। लेकिन पता चलता है कि प्रतियोगियों को एक दूसरे को हराना होगा। सेब्योक आखिरकार एक औरत को हरा देती है जो उसे हार मान लेती है। सैंग वू एली को धोखा देता है और इस तरह टेस्ट पास करता है। इधर गिहुन इल नाम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है। वो लगभग हार जाता है, लेकिन देखता है कि बूढ़ा अपनी बीमारी की वजह से भटकने लगता है। इसका फायदा उठाकर वो जीत के करीब पहुंचता है। आखिरी पल में इल नाम होश में आता है, लेकिन वो देखता है कि गिहुन को वाकई अफसोस है कि उसे धोखा देना पड़ा, और वो याद करता है कि इस लड़के ने पूरी चुनौती में उसका साथ दिया। इसलिए वो गिहुन को जीतने देता है। सारे हारने वाले मार दिए जाते हैं और बचे लोग रहने के कमरे में लौटते हैं। वाईबी क्लाइंट खेलों में आते हैं। ये दुनिया भर के सबसे अमीर लोग हैं जो प्रतियोगिता के दौरान सट्टा लगाते हैं और आसान भाषा में प्रायोजक हैं। हमें पता चलता है कि नकाबपोश आदमी यहाँ सबसे जरूरी व्यक्ति नहीं, एक मैनेजर भी है, लेकिन वो निजी कारणों से नहीं आ सका। वीआईपी लोग एक खास कमरे में बैठते हैं और अगला खेल देखना शुरू करते हैं। जासूस इस हॉल में चुपके से घुसता है। एक मेहमान के साथ अकेले में वो कैमरे पर इकबालियां बयान रिकॉर्ड करता है और फिर द्वीप से भाग जाता है। आयोजक उसका पीछा करते हैं और पता चलता है कि काले नकाब वाला मेजबान जासूस का भाई है। मेजबान उसे सीने में गोली मारता है और वो खाई से गिर जाता है। इधर बचे 16 प्रतियोगी 1 से 16 तक नंबर चुनने को कहा जाता है और बताया जाता है कि इस नंबर के तहत उनकी जांच होगी। मुख्य पात्रों को आखिरी नंबर चुनने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि चुनौती इस तरह है। उनके सामने एक पुल है जिसमें कांच की जोड़ियां हैं। एक जोड़ी कई लोगों का वजन सह सकती है और दूसरी एक के वजन से भी टूट जाती है। लोगों को चुनना होगा कि वो बाएं टाइल पर कूदेंगे या दाएं, और अगर वो गलत चुनते हैं तो वो गिरकर मर जाएंगे। दूसरी तरफ पहुंचने में 16 मिनट लगते हैं और उन्हें शुरुआत में मिले नंबर के हिसाब से पुल पर जाना होगा। नाजुक पल में गुंडा डिऑक्सी आगे जाने से मना करता है और माइनो, जो उसके अतीत का बदला लेना चाहती है, उसके साथ नीचे कूद जाती है। आखिर में गिहुन, संगवू और सेब्योक अंत तक पहुंचते हैं। रहने के कमरे में लौटकर मुख्य पात्रों के लिए शानदार मेज सजाई जाती है। सेब्योक पिछले खेल में कांच के टुकड़े से जख्मी हो जाती है और गिहुन से कहती है कि अगर वो जीता तो उसके छोटे भाई की देखभाल करे। रात में संगवू एक औरत को मार देता है। गिहुन बदला लेना चाहता है, लेकिन गार्ड उन्हें रोक देते हैं। आखिरी चुनौती शुरू होती है, जहां दो पुराने दोस्तों को बच्चों का खेल स्क्विड गेम खेलना है। इसके नियम जरूरी नहीं, क्योंकि मुख्य पात्र बस एक दूसरे को चाकुओं से मारना और छुरा घोंपना शुरू करते हैं। आखिर में विजयी गिहुन अपने विरोधी को वोट करने और प्रतियोगिता खत्म करने का सुझाव देता है, लेकिन सांगवू अपनी नियति स्वीकार करता है और अपने गले में चाकू घोंप लेता है। गिहुन को 45 अरब मिलते हैं। वो घर लौटता है और पता चलता है कि उसकी माँ खेलों के दौरान बीमारी से मर गई। ये सब गिहुन को तोड़ देता है और वो 1 साल तक अजीब चीजें करता है, बिना जीते पैसे खर्च किए। एक दिन उसे खाली गगनचुंबी इमारत में बुलाया जाता है, जहां उसे बूढ़ा इल नाम बिस्तर से बंधा मिलता है। पता चलता है कि वो वही मैनेजर है जो निजी कारणों से वीआईपी मेहमानों से नहीं मिला। वो खेल देखकर थक गया था और इस जिंदगी में कुछ महसूस करने के लिए उसने खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। गिहुन बूढ़े को मारना चाहता है, लेकिन इल नाम अचानक खुद मर जाता है। कुछ समय बाद मुख्य पात्र सेब्योक के भाई को अनाथालय से निकालता है, उसे सांगवू की माँ की देखरेख में देता है और उन्हें पैसे का एक बड़ा बैग देता है। पहले हमें दिखाया जाता है कि गिहुन देश छोड़ना चाहता है, लेकिन एपिसोड के आखिरी दृश्यों में हम देखते हैं कि वो खेल में वापस लौटने का फैसला करता है। ये पहला सीजन का अंत है। यहाँ से स्क्विड गेम का दूसरा सीजन शुरू होता है। गिहुन सोल में रुकने का फैसला करता है ताकि इस खेल को हमेशा के लिए रोक सके, लेकिन आयोजकों को ढूंढना आसान नहीं, इसलिए वो जीते हुए पैसे खर्च करके स्थानीय गुंडों को किराए पर लेता है। इन गुंडों का लीडर किम मुख्य पात्र पर लगभग भरोसा कर लेता है। गिहुन के पास सिर्फ एक सुराग है, वही आदमी जिसने उसे सबवे में भर्ती किया था, बच्चों का खेल खेलकर। भाड़े के सिपाही 2 साल तक स्टेशनों पर उस आदमी की तलाश में ड्यूटी करते हैं और ऐसा लगता है सब बेकार। लेकिन एक दिन किम और उसका दायां हाथ वाक उस भर्ती करने वाले को ढूंढ लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो आदमी निगरानी को भांप लेता है और दोनों को बेहोश कर देता है। वो लोग बंधे और मुंह बंद किए जाते हैं। भर्ती करने वाला उन्हें कागज पत्थर कैंची खेलने को मजबूर करता है और जो हारता है उसे रूसी रूलेट भी खेलना पड़ता है। लेकिन किम अपने अधीनस्थ को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देता है। भर्ती करने वाला गिहुन के गुप्त ठिकाने का पता लगाता है और उसके पास आता है। वहां मुख्य पात्र फिर से रूसी रूलेट खेलते हैं और बहस करते हैं कि उनके सिद्धांत सही हैं या नहीं। आखिर में गिहुन जीतता है और भर्ती करने वाले की जेब में उसे एक निमंत्रण कार्ड मिलता है जिस पर उसके लिए खास पता लिखा है। थोड़ा पीछे समय में चलते हैं। वही जासूस जान हो जिसे मैनेजर ने गोली मारी थी बच जाता है। पता चलता है कि उसे एक नाविक ने पानी से निकाला और अस्पताल ले गया। जेन हो को एक सामान्य गश्ती पुलिस वाले में बदल दिया जाता है और वो उस नाविक के साथ मिलकर 2 साल तक आसपास के 200 से ज्यादा द्वीपों की छानबीन करता है, लेकिन सब बेकार। एक दिन वो गिहुन को देखता है और उसे याद करके समझता है कि वो खेलों से बचा है। जूनहो उसका पीछा करता है और मुख्य पात्र के ठिकाने तक पहुंचता है। वो वहां घुसपैठ करता है, जहां उसे गिहुन और एक मरा हुआ भर्ती करने वाला मिलता है। वहां उन्हें एक बंधा हुआ गुंडा वाक भी मिलता है। वो मिलकर खेल के आयोजकों को ढूंढने का फैसला करते हैं। हर एक के अलग कारण है। मुख्य पात्र पूर्व सैनिकों की एक टीम बनाते हैं। उनका लक्ष्य मैनेजर को ढूंढना है और फिर प्रायोजकों तक पहुंचना। बिना उनके खेल नहीं होंगे। गिहुन एक कृत्रिम दांत में बीकन डालता है और उस मुलाकात में जाता है जहां उसे बुलाया गया था। बाकी मुख्य पात्र चुपके से उसका पीछा करते हैं, लेकिन आयोजकों को निगरानी का पता था, इसलिए गिहुन बिना किसी सहायता के मैनेजर की लिमोजिन में खुद को पाता है। उसे लगता है कि कोई और रास्ता नहीं और वो खेल में वापस लाने की मांग करता है। गिहुन को हैरानी होती है कि उसे मना नहीं किया जाता और उसे आगे ले जाने के लिए सुला दिया जाता है। इधर बाकी मुख्य पात्र बीकन का पीछा करते हैं। वो उसी नाविक की नाव पर चढ़ते हैं और एक सुनसान द्वीप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि आयोजकों ने ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढ लिया था और उसे किसी मछुआरे को दे दिया ताकि भाड़े के सिपाहियों को दूर ले जाया जाए। गिहुन उस परिचित कमरे में जागता है और उसे पता चलता है कि उसे वही नंबर 456 दिया गया है
जल्दी ही नकाबपोश लोग नियम बताते हैं और पता चलता है कि 2 साल में खेलों में एक नया नियम है। हर चुनौती के बाद अगर बहुमत खेल छोड़ने के लिए वोट करता है तो जीती हुई रकम सभी खिलाड़ियों में बांट दी जाएगी। पहली चुनौती शुरू होती है जो बिल्कुल पहले सीजन जैसी है। पिछले बार की तरह प्रतियोगियों को नहीं पता कि वो मर सकते हैं, इसलिए गीहुन सबको गंभीर होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जब एक प्रतियोगी मरता है घबराहट फैल जाती है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वहां गीहुन अपने पुराने जानकार युंगबाई से मिलता है और उसे अपने पास रहने को कहता है। चुनौती खत्म होने पर बचे लोग आराम कक्ष में लौटते हैं। हैरान प्रतियोगियों को खेल रोकने और जीत की रकम बांटने के लिए वोट करने को कहा जाता है, लेकिन सबको लगता है कि तब उन्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे, इसलिए ज्यादातर लोग रुकने के पक्ष में हैं। यहाँ गीहुन दखल देता है और सबको बताता है कि वो पहले इस खेल में हिस्सा ले चुका है। वो चेतावनी देता है कि शायद यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति ही जीत सकता है जैसे पिछले बार। ये थोड़ा मदद करता है और आखिर में वोट बराबर हो जाते हैं। आखिरी प्रतियोगी नंबर 1 रुकने के लिए वोट करता है और खेल जारी रहता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये प्रतियोगी खुद मैनेजर है। वो खुद को ब्योंगहुन के नाम से पेश करता है। गीहुन को पहले उस पर शक होता है, लेकिन वो एक दिल छूने वाली कहानी सुनाकर मुख्य पात्र को धोखा देता है और उसे सहज कर देता है कि उसने खेल में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया। लोग गीहुन के आसपास इकट्ठा होते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अगली चुनौती में उनकी मदद करेगा। वो उन्हें बताता है कि अगली चुनौती में एक कैरमल प्लेट पर सुई से आकृति सावधानी से काटनी होगी और त्रिकोण चुनने की सलाह देता है। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि उनके लिए पूरी तरह अलग चुनौती इंतजार कर रही है। उन्हें 5 लोगों के साथ मिलकर छोटे छोटे खेलों की श्रृंखला पास करनी होगी और वो एक दूसरे से जुड़े होंगे। अगर वो 5 मिनट में नहीं कर पाए तो उन्हें मार दिया जाएगा। जैसा अनुमान था, कुछ दर्जन और लोग मर जाते हैं, लेकिन मुख्य पात्र बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी टीम बनाई थी। आराम कक्ष में लौटकर वो आपस में जान पहचान करने का फैसला करते हैं। मैं अभी उन उल्लेखनीय पात्रों को बता देता हूँ जो अक्सर दृश्य में दिखेंगे। नंबर 1 पर यंग पिल, जो खिलाड़ी बनकर आया है। नंबर 390 पर जुंगबाई, एक पूर्व सैनिक और मुख्य पात्र का दोस्त। दैहो 388 भी पूर्व सैनिक बनकर आता है, लेकिन पूरे सीजन में बहुत कायराना व्यवहार करता है। जुनही 222वीं एक गर्भवती औरत है। उसका पूर्व बॉयफ्रेंड मोंगी 333वां है। हिंजू 120वीं पहले विशेष बलों में काम करती थी। साथ ही माँ और बेटा ग्युमजा और युमसे। इन सबको बहुत दिल से न लें क्योंकि ये कहानी को ज्यादा प्रभावित नहीं करते। बस इतना जान लें कि वो वहां है। पूरे सीजन में हमें एक औरत नो ईवल की कहानी भी बताई जाती है। वो उत्तर कोरिया से भागी थी, लेकिन अपना बच्चा वहां छोड़ आई और अब सारा पैसा उसे ढूंढने में खर्च करती है, लेकिन सब बेकार। एक दिन उसे वही कार्ड मिलता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि नकाबपोश सजा देने वाली के रूप में हिस्सा लेती है। उसका काम उन लोगों को मारना है जो चुनौती पूरी नहीं कर पाते और वो अपना काम अच्छे से करती है। जल्दी ही हमें पता चलता है कि पहले सीजन की तरह यहाँ भी कुछ लोग अंगों की तस्करी करते हैं। उन्हें एक अस्थायी मैनेजर चलाता है जिसका उपनाम ऑफिसर है। अगर किसी को पता चला कि वो ये कर रहे हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। पता चलता है कि नो ईयूएल अपने काम में बहुत अच्छी है और तस्करों को अंग इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त नहीं मिलते, इसलिए ऑफिसर और उसके लोग उसे धमकाते हैं। अगर वो इतनी मेहनत करती रही तो वो उसे मार देंगे। इसके बाद वो औरत लोगों को मारना बंद कर देती है और कुछ को मरने के लिए छोड़ देती है। चुनौतियों के दौरान नो ईयूएल एक आदमी गुयोंग सियोक को नोटिस करती है, जिसे उसने उस मनोरंजन पार्क में देखा था जहां वो अंशकालिक काम करती थी। पता चलता है कि वो यहाँ अपनी छोटी बेटी की वजह से है जिसे कैंसर है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। नो ईयूएल उसका दर्द महसूस करती है, लेकिन वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। इस समय जासूस जुनहो और गुंडा वुआक गीहुन के गायब होने के बाद उसे ढूंढते रहते हैं। वो 2 नावें तैयार करते हैं और द्वीप ढूंढने निकलते हैं। पहले उन्हें लगता है कि वो इसे ढूंढ लेंगे, लेकिन ये खेल आयोजकों का जाल निकलता है। मुख्य पात्र समझते हैं कि समय खत्म हो रहा है और खेल खत्म होने से पहले गीहुन को ढूंढने की जल्दी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जिस जहाज के कप्तान ने जुनहो को पानी से बचाया था वो खलनायकों के लिए काम करता है और सबको द्वीप ढूंढने से रोकता है। आयोजक फिर से प्रतियोगियों को वोट करने का मौका देते हैं, लेकिन वो फिर से रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि इनाम की रकम बहुत कम है और जीत को बांटने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगले दिन एक और खेल होता है। सभी प्रतियोगी बीच में घूमने वाले मंच पर खड़े होते हैं। जब वो रुकता है तो 1 नंबर की घोषणा होती है। लोगों को उतने लोग अपने आसपास इकट्ठा करने होते हैं और खाली दरवाजे में दौड़ कर जाना होता है। जो समय पर नहीं कर पाता वो मर जाता है। ऐसा टेस्ट कई बार होता है, लेकिन मुख्य पात्र फिर भी बच जाते हैं। आराम कक्ष में लौटकर प्रतियोगी फिर से वोट करते हैं, लेकिन इस बार वोट बराबर हो जाते हैं। नियमों के मुताबिक लोगों को फिर से वोट करना होगा, इसलिए आयोजक उन्हें सोचने का समय देते हैं। इसकी वजह से लोग घबराते हैं और आराम कक्ष में झगड़ा होता है जिसमें 5 लोग मर जाते हैं। गीहुन समझता है कि इस रात एक नरसंहार होगा और सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, जिससे वोट करने वालों की संख्या कम हो जाए। इसलिए गीहुन अपने नए दोस्तों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन प्रतियोगियों से लड़ने के लिए नहीं। प्लान है नरसंहार को टालने का, और जब नकाबपोश लोग आए तो उन्हें मारकर उनके हथियार ले लें, फिर कंट्रोल रूम में घुसकर खेल को हमेशा के लिए खत्म करें। आयोजक बत्तियां बंद कर देते हैं और लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही नकाबपोश लोग ज्यादा खून खराबा रोकने के लिए आते हैं और मुख्य पात्र उन्हें हरा देते हैं। वो उनके हथियार लेते हैं और कंट्रोल रूम तक लड़ते हुए बढ़ने लगते हैं, लेकिन ताकतें बराबर नहीं और नकाबपोश लोग उन्हें संख्या में कुचल देते हैं। गीहुन और उसका दोस्त जुंगबे लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वो यंग से रक्षा भेदने में मदद मांगते हैं, लेकिन जैसा अनुमान था वो आखिरी पल में उन्हें धोखा देता है। हालांकि वो खिलाड़ियों के सामने खुद को जाहिर नहीं करता और मरे होने का नाटक करता है। कई बाकी मारे जाते हैं और हमें नहीं पता कि बाकियों का क्या हुआ। ये दूसरा सीजन का अंत है। अगर आप स्क्विड गेम का तीसरा सीजन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें।